काफी मना करने के बावजूद करण को उसके माँ बाप के कहने पर गांव के लिए रवाना होना पड़ा। वो चाहते थे कि चाहे एक दिन के लिए ही सही, पर करण इस बार दिवाली उनके साथ मनाए। छुट्टियां मिलना मुश्किल था। मालिक वैसे ही बड़ा ना नुकुर करते रहते हैं। सही वक्त पे पगार देना मानो उनसे उनकी जान मांग लेने जैसा है। जब गांव से निकला था तब रफीक भाई के कहने पर कुछ 40-50 हजार रुपए का जुगाड़ किया था करण। उसे क्या पता था कि उस अनजान शहर में रहकर अपने परिवार के लिए जो भी सपने उसने देखे थे वो यूं टूट के बिखर जाएंगे। सिद्धू को पीछे अकेला छोड़कर बस माँ बाप से मिलने के लिए आज करण निकल पड़ा था। अपने घर के चौखट तक पहुंचते ही उसने अपने बूढ़े बाप को चारपाई पे बैठे हुए देखा। वो उनकी तरफ कुछ दौड़ता हुआ पहुंच के बोला, क्यों बापू, सर्दियां आ रही, उमस की वजह से बीमार पड़ गए तो अंदर नहीं बैठा जाता क्या आपसे? कमलेश जी ने धुंधली निगाहों से अपने घर के एक लौते चिराग को देखने की कोशिश की और फिर जवाब में कहा, क्यों, बुढ़ापे में बाप का बोझा ना उठाया जाएगा क्या तुझसे? आप भी ना बस बातों के बादशाह हो। इतना कहकर करण अपने बाप के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेता है। अरे सुनती हो लक्ष्मी, बाहर आओ, देखो कौन आया है। साहबजादे कल आने की जगह आज आ रहे हैं, वो भी इतनी रात को। कमलेश जी को बीच में ही टोकते हुए लक्ष्मी दहलीज से बाहर आते हुए कहती है, अजी चुप भी रहो, आते ही मेरे राजा बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हो। देखो कितना दुबला हो गया है, खाना नहीं खाता क्या वहां पे? ये आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं बेटा। मैंने पहले ही मना किया था, दूर विदेश में ना जा, यहीं पे खेती बाड़ी कर ले, पर तूने मेरी एक न सुनी। लक्ष्मी जी करण के माथे पे हाथ फेरते हुए यूं ही काफी कुछ बोलती गई, पर उन दोनों में से किसी को समझ नहीं आया कि सांझ के अंधेरे में करण की आंखों से आंसू बरसते जा रहे थे। चल बेटा, मुंह हाथ धो ले, कुछ खा ले, फिर तीनों मिलकर दिवाली मनाएंगे। करण सर हिलाता हुआ घर के अंदर चला गया, पर जाते हुए उसे अपने माँ बाप को आपस में कुछ फुसफुसाते हुए सुना। उसने फोन पे दिवाली के बोनस की बात की थी, पर उस बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। आप बस भी कीजिए, कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया करे। अभी अभी वो घर में आए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए और आप आते ही हिसाब किताब लेकर बैठ गए। कमाल करती हो भाग्यवान, इस साल जमींदार को पैसे नहीं दिए तो वो हमारी आखिरी पूंजी भी हमसे छीन लेगा, हम सड़क पे आ जाएंगे। बस इससे आगे एक और शब्द नहीं सुनना चाहती मैं, उसको चैन से सांस तो लेने दो, आए बड़े। बस यही एक सबसे बड़ी वजह थी कि करण को अपने घर परिवार को पीछे छोड़ नौकरी के तलाश में
शहर जाना पड़ा था। करण की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए उसके बापू ने अपनी सारी पूंजी लगा दी थी। सोचे थे कि वो एक दिन अपने पैरों पे खड़ा होकर उनका सहारा बनेगा, पर किस्मत ऐसी पलटी कि 2 साल कोरोना के रहते बेरोजगारी श्राप बनकर सब पे टूट पड़ी। जब सब कुछ ठीक हुआ तब तक उनके जमीन का आधा टुकड़ा बिक चुका था। करण दर बदर भटकता हुआ आखिरकार रफीक भाई तक जा पहुंचा। उन्होंने पहले काफी सारे ख्वाब दिखाए कि शहर में उनके पहचान का आदमी है जो किसी बड़े से दफ्तर में उसे कोई ना कोई काम में जरूर लगा देगा। पर कुछ ही दिनों में उन्होंने करण और उसके दोस्त सिद्धू से नौकरी लगवाने के बदले मोटी रकम का घूस मांगा। करण इसके सख्त खिलाफ था, पर बापू की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनकी आंखों का ऑपरेशन, माँ के दिल का इलाज गांव में बैठ के सालों साल खेत में मजदूरी करके भी पूरा करना नामुमकिन सा था। थक हार कर बापू ने खेत का बचा हुआ टुकड़ा और एक लौती छत भी करण के भविष्य के लिए आखिरकार गिरवी रख दी। इस बात को 7 महीने बीत चुके थे। करण कड़ी मेहनत करके अपने माँ बाप के लिए पाई पाई जोड़ रहा था। पता नहीं आज के बाद वो फिर कभी अपने माँ बाप से मिल पाएगा कि नहीं। दिए जलाते हुए माँ की हल्की सी मुस्कुराहट को दोनों आंखों में सुकून लिए करण देखे जा रहा था। किन ख्यालों में खोया हुआ है? चल अब पटाखे जला। देख, कल मैंने और तेरे बापू ने तेरे पसंद के एक एक पटाखे बाजार से लाए हैं। तूने जो नए कपड़े खरीदने के पैसे दिए थे ना, उसी में से कुछ बच गया था बेटा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा है? माँ के इतना कहते ही करण उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। पीछे से बापू भी आ गए थे। उन्होंने उसके पीठ पे थपथपाते हुए कहा, हमारा बहादुर बेटा ऐसे बच्चों की तरह नहीं रोते। बस 1-2 साल वहां रुक के पैसे जोड़ ले, फिर हमेशा के लिए गाँव आकर अपना कोई छोटा सा दुकान खोल लेना। तीनों मिलकर काम करेंगे और हंसी खुशी बाकी की जिंदगी बिताएंगे। सुबह की पहली किरण उगते ही लक्ष्मी बिस्तर से उठकर सारे काम निपटाने में लग जाती है। उनका बेटा आज शहर वापस लौटने वाला था। रोटी सब्जी पड़ोस के दोनों बाप बेटे को वो आवाज लगाती है। थोड़े ही देर में कमलेश जी खांसते हुए उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ए जी, करण को भी बुला लाइए, उसका खाना ठंडा हो जाएगा। क्या हुआ? ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं? बुलाइए। पता नहीं, जब मैं नींद से जगा तो वो बिस्तर पे नहीं था। बस फिर मैं बाहर उसे ढूंढा तो वहां भी नहीं दिखा। आखिरकार उसके नंबर पे कॉल किया तो वो स्विच्ड ऑफ बता रहा। यहाँ
कमरे से उसका बैग भी गायब है। ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप? कहीं मेरा बेटा शहर तो नहीं लौट गया? जरूर उस जालिम मालिक ने उसे बुला लिया होगा। जल्दबाजी में बेटा हमें परेशानी ना हो, इसलिए बिना जगाए ही निकल पड़ा। लक्ष्मी की बातें अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पे किसी ने दस्तक दिया। दोनों ने हड़बड़ी में बाहर आकर देखा तो वहां पे सिद्धू खड़ा था। अरे बेटा सिद्धू, तू कब आया? ठहर जा। अच्छा, अब मैं समझी। करण जरूर तुझे ही लाने बस स्टॉप तक पहुंच गया होगा और यहाँ हम दोनों पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। आजा बेटा, अंदर आजा, अपने दोस्त को भी ले आ, एक साथ रोटी खा ले। सिद्धू सूनी निगाहों से उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, आप ये सब क्या कह रही हो? करण यहाँ कैसे काकी? वो कैसे आ सकता है? कमलेश जी ने घबराहट के साथ पूछा, क्या मतलब? तू क्यों रो रहा है? देख, हमसे मत छुपा बेटा, हुआ क्या है बता। सिद्धू सर झुकाकर अब आगे बोलता गया, क्या ही बताऊं काका, रफीक भाई ने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। शहर जाकर उन्होंने जो एड्रेस दिया था उस पे जाकर पता चला कि वहां हमारे लिए कोई नौकरी की सिफारिश ही नहीं की गई थी। मैंने करण को तभी वापस लौट चलने को कहा था पर उसने मेरी एक न सुनी। कहा कि आपकी पूरी जिंदगी की पूंजी लगी है उसे शहर भेजने में। हम एड़ियां डगरते रहे और दर बदर भटक के आखिरकार एक बिल्डर ने हमें मजदूर का काम दिलवाया। 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे जुगाड़ कर लेते थे, पर कब तक? एक दिन मुझे करण आकर बोला कि उसका एक हॉस्पिटल के वार्ड बॉय के साथ पहचान बड़ी है, वो ब्लड डोनेट करने पर उसे हर बार पैसे देते रहेंगे। मैंने उसे इस बार भी मना किया, सुनी नहीं मेरी उसने। पर आपके घर को छुड़ाने के लिए उसे बहुत मोटी रकम की भी जरूरत थी। परसों मुझे आकर बोला सारी परेशानी का हल मिल गया है। फिर कल मुझे अपने साथ लेकर हॉस्पिटल गया। उसने अपनी किडनी बेचने का इरादा कर लिया था। कल शाम को डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर कहा कि कमजोरी की वजह से उसका शरीर इतने बड़े ऑपरेशन को झेल नहीं पाया और वो उन्हें बचा नहीं पाए। आखिरी बार ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए करण मुझसे बोला था कि मैं आप तक ये पैसे दिवाली का बोनस मिला है ये कह के पहुंचा दूं। मेरा दोस्त नहीं रहा। इतना कहकर एक लिफाफे को उनकी तरफ बढ़ा देता है सिद्धू।